हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर पूजा फ्रॉम आईएलसी और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे साहित्य का स्वरूप एवं परिभाषा, साहित्य के प्रेरक तत्व और साहित्य के प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं। साहित्य का स्वरूप। साहित्य शब्द का विग्रह दो तरह से किया जा सकता है। सा प्लस हित, जिसका मतलब होता है सहभाव, अर्थात हित का साथ होना ही क्या है, साहित्य है। साहित्य शब्द है वो अंग्रेजी की लिटरेचर का पर्यायी है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेटर से हुई है। भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य कहलाती है। साहित्य की उत्पत्ति को ध्यान में रखकर इस शब्द के अनेक अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। यत् प्रत्यय के योग से साहित्य शब्द की निर्मित हुई है। शब्द और अर्थ का स्वभाव ही साहित्य है। कुछ विद्वानों के अनुसार हितकारक रचना का नाम साहित्य है। साहित्य शब्द का प्रयोग 7वीं 8वीं शताब्दी से मिलता है। इससे पूर्व साहित्य शब्द के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता था। भाषा विज्ञान का यह नियम है कि जब एक ही अर्थ में दो शब्दों का प्रयोग होता है तो उनमें से एक अर्थ संकुचित या परिवर्तित होता है। संस्कृत में जब एक ही अर्थ में साहित्य और काव्य शब्द का प्रयोग होने लगा तो धीरे धीरे जो काव्य शब्द था उसका जो अर्थ था वो संकुचित होने लगा। तो आज काव्य का अर्थ केवल कविता है और साहित्य शब्द को व्यापक अर्थ में लिया जाता है। साहित्य का तात्पर्य अब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा अर्थात गद्य और पद्य की सभी विधाओं से है। नेक्स्ट, साहित्य की परिभाषा। आचार्य भामा के अनुसार इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में साहित्य की परिभाषा दी है और देते हुए कहा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामा प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने काव्य लक्षण देते हुए कहा है कि शब्द और अर्थ का स्वभाव ही काव्य है। काव्य के लिए शब्द और अर्थ की संगति आवश्यक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। काव्य में सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है क्योंकि सार्थक शब्दों में ही अर्थ प्रतीति कराने की क्षमता होती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो प्रभावशाली रचना पाठक और श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है कविता कहलाती है। इनके अनुसार काव्य में विलक्षणता होती है जिसमें आनंद निर्माण करने की क्षमता होती है। अब बात करते हैं साहित्य के प्रेरक तत्व की। तो जो पहला है वो है भाव तत्व। अगर हम बात करें भाव तत्व की तो साहित्य की जो सरसता होती है उसका जो आधार होता है वो भाव तत्व ही होता है। जो भी चित्त की स्थायी और अस्थायी जो वृत्तियां होती हैं उसको ही हम कहते हैं भाव, उसको ही हम भाव के नाम से जानते हैं। इसलिए जो साहित्य का जो विचार तत्व भी क्या होता है वो भाव तत्व के द्वारा ही नियंत्रित होता है। भाव क्या है, वो किसी भी कविता का, किसी भी रचना का आधार है। लेकिन जब काव्य को संपूर्ण रूप से प्रभावी बनाना होता है तो भावों में विविधता का होना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक ही भाव से ही संपूर्ण रचना करोगे या कोई कविता लिखोगे या कोई साहित्य लिखोगे तो उसमें वो जो विविधता होती है जो भावों की वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए भाव तत्व में क्या होता है कि विविधता का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, विचार तत्व या बुद्धि तत्व। अब ये जो विचार तत्व है, विचार तत्व का महत्व इसी में है कि भाव और कल्पना इन दोनों का ही ठीक ढंग से जो संयोजन होता है और जो औचित्यपूर्ण जो उसका जो प्रयोग होता है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो जो भी साहित्य में जो भी कथा वस्तु होती है उसमें जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जो रेखाएं होती हैं या जो दृश्य होते हैं उसके निर्माण के लिए क्या होता है, घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है और घटनाओं को संग्रहित करने की उसकी जो प्रभाव पड़े वो क्या होता है, उसी को ही बुद्धि तत्व, उसी में ही बुद्धि तत्व का प्रयोग किया जाता है। और बुद्धि तत्व क्या होता है, इसमें ऐसे विचारों की अपेक्षा की जाती है जिसमें जो मतलब जो दार्शनिक जो होते हैं, जो दार्शनिक की तरह सत्य का निर्माण करने वाला हो, कुछ भी ऐसा ना लगे जो मर्यादा से अलग है और इसी सत्य के कारण यह विचार काल की मर्यादा के परे होता है। नेक्स्ट है कल्पना तत्व। कल्पना तत्व क्या होता है, साहित्य में
जो भी कवि होता है या जो भी रचनाकार होता है वो क्या करता है, भावनाओं का चित्रण कल्पना के द्वारा ही करता है। और इसी कल्पना के कारण ही जो कवि क्या होता है, जो इस यही जो कल्पना तत्व होती है, इसी के आधार पर ही क्या होता है, जब कवि कोई रचना लिखता है या कोई नाटक या कोई कहानी, कुछ भी चीजें लिखता है, तो उसमें जो दूसरों का सुख दुख होता है, जो जनसाधारण का जो सुख दुख है, वो इस प्रकार से उसका चित्रण करता है, उसकी जो अनुभूतियों का चित्रण इस प्रकार से कर देता है कि वो जो किसी पर्टिकुलर किसी जनसाधारण का सुख दुख ना बनकर वो अपना बन जाता है। यानी कि उसकी जो कल्पना शक्ति होती है इतनी महत्वपूर्ण होती है, इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि वो उसी कल्पना के आधार पर क्या करता है कि ऐसा चित्रण करता है साहित्य में या कविताओं में, ऐसा चित्रण करता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी और की कहानी ना होकर वो खुद की कहानी हो। तो इसलिए जो साहित्य में कल्पना तत्व का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है शैली तत्व। शैली तत्व क्या होता है कि इसमें जो शैली तत्व को हम शब्द तत्व भी कह सकते हैं, इसको इसका एक दूसरा नाम है शब्द तत्व, तो शैली तत्व को हम शब्द तत्व भी कह सकते हैं। जब रचनाकार जो होता है किसी भाषा को, मतलब जो रचनाकार है जिस भाषा को जिस रूप और जिस पद्धति से अपने अनुभूति से अभिव्यंजित करता है उसे शैली कहा जाता है। और इसके अंतर्गत भाषा आती है, शब्दों का चयन आता है, अलंकारों का प्रयोग आता है, शब्दों का उपयोग हो सकता है, साहित्य स्वरूप हो सकता है, ये सब चीजें क्या होती हैं, शैली तत्व के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है साहित्य के प्रकार। तो हिंदी में 3 प्रकार के साहित्य मिलते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। तो जो गद्य है, गद्य क्या है, गद्य साहित्य में क्या क्या आते हैं, इसमें नाटक आ गया आपका, एकांकी हो गई, कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, किसी की जीवनी है, आत्मकथा है, कोई यात्रा वृतांत है, तो कोई लघु कथा है। तो इस तरीके के जो साहित्य होता है उसे हम गद्य साहित्य कहते हैं। पद्य साहित्य क्या होता है, इसके अंतर्गत कविता आ गई, दोहे हैं, गीत, गजल, तो पद्य साहित्य के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। और जो कि वीर रस से भी भरी हो सकती हैं, श्रृंगार रस से भी भरी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्रधानता होती है रसों की। और नेक्स्ट है चंपू। चंपू काव्य क्या होता है, जब गद्य और पद्य की जो मिश्रित साहित्य होता है उसे हम कहते हैं चंपू काव्य। इसी के साथ आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है।